तो जैसा आपको मैंने कल बताया था कल की वीडियो में कि इस चैप्टर में लॉज ऑफ मोशन में हर क्वेश्चन को, हर कॉन्सेप्ट को सोल्व करने का एक स्किल होता है। मतलब बहुत सारे टाइप हैं, उन टाइप में एक अलग अलग स्किल है, या यूँ समझ लो छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। तो आज हमने एक नया टाइप उठाया, उसमें हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो जो कॉन्सेप्ट आज वाला है वो है पुली मास प्रॉब्लम, यानी पुली और मास उसमें रखे हुए हैं। इसका एग्जांपल दूं तो आपने कभी पुराने मूवीज़ में देखा होगा, वहाँ पे कुएं होते थे और कुएं के ऊपर से रस्सी जाती थी, कुएं के अंदर से पानी निकालने के लिए एक ऊपर व्हील सा लगा होता था, पहिया सा लगा होता था, उसके ऊपर से रस्सी नीचे आती थी। तो वो जो व्हील होता है हमारा, वो होता है पुली। ठीक है, उसके साथ जो बाल्टी अटैच है वो बाल्टी हो गई हमारा एक मास। अब आप उस व्हील के ऊपर ये भी कर सकते हो, दोनों साइड में बाल्टी लटका दो तो ये वाला कॉन्सेप्ट बन जाएगा, या एक साइड से पकड़ा भी जा सकता है। तो वो डिपेंड करता है कैसा सिचुएशन आपकी बनी है। तो मैंने सिंपलेस्ट केस दिया है। तो ये हमारी वो पुली हो गई है, उसके दोनों तरफ ये रोप जा रही है और ये मास यहाँ पे सस्पेंडेड है, ऐसे रखे हुए हैं। अब बात करते हैं इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें कॉन्सेप्ट ये देखो, छोटी सी बात होती है, देखो क्वेश्चन देखने में कैसे लगते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर आप उसको पकड़ जाते हो फिर क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। ऐसा ही एक क्वेश्चन आता है दोबारा फिर से 6 चैप्टर में चल करके, यानी कि रोटेशन में। अगर आप फिर से वहाँ रोटेशन में जाओगे तो फिर से सेम कॉन्सेप्ट पे से एक जैसा दिखने वाला क्वेश्चन आता है, लेकिन उसका सोल्यूशन देखोगे तो आप इससे टोटली डिफरेंट होता है। तो अभी तो कोई खास फर्क बच्चे को महसूस नहीं होता, वो सब कुछ इग्नोर करते हुए यहीं पर फोकस करता है, बस यहाँ पर, ठीक, और आगे बढ़ जाता है। लेकिन जब वहाँ पहुँचता फिर उसको समझ में नहीं आता कि भाई यहाँ पे क्वेश्चन अलग क्यों सोल्व किया गया और वहाँ पे क्यों अलग सोल्व किया गया। असल में जो डिफरेंस था वो इस चीज़ का था कि वो पुली जो हमारी पुली थी वो मासलेस, फ्रिक्शनलेस रहती अगर, तो वो लॉज ऑफ मोशन के हिसाब से सोल्व होता, यानी जो हम पहले चैप्टर में, अभी 3rd चैप्टर में पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सोल्व होता है। अगर ये नहीं होता है फिर केस अलग होता है। देखो क्या होता है इससे, बस वही इसका कॉन्सेप्ट है। पुली के मासलेस और फ्रिक्शनलेस होने से क्या चेंजेस आते हैं, बस वही हमको यहाँ पे सीखना है और देखते हैं क्या है। एक बात तो मैंने आपको कल बताई थी कि अगर एक रोप हो हमारे पास, वो अगर मासलेस रहती है तो उस पूरी में टेंशन क्या होती है, सेम। उस पूरी में खिंचाव क्या होगा, सेम होता है। वो बात आपको बताई थी। देखो अब ये वही जो रोप है हमारी, वो है तो सिंगल ही, लेकिन वो क्या कर रही है, इसके ऊपर से होकर के जा रही है। तो इसमें ये वाली जो पुली है ये एक अपना इफेक्ट डाल सकती है उसके ऊपर। तो पुली जो अपना इफेक्ट डालेगी उस सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि एक तरफ का टेंशन अलग आ जाए, दूसरी तरफ की टेंशन अलग आ जाए, यानी कि ये दो रोप डिफरेंट रोप की तरह बिहेव करेंगी, क्योंकि बीच में ये एक तरह का क्लैंप कह लो या पुली आ गई जो उस पर इफेक्ट कर सकती है। ये कर सकती है, जरूरी नहीं करेगी, हर बार कर सकती है। कुछ केस होते हैं इसमें कर सकती है, कुछ केस में नहीं करती है। ठीक, तो जिस केस में वो नहीं करती है वो होता है हमारा मासलेस, फ्रिक्शनलेस वाला केस। अगर पुली हमारी मासलेस और फ्रिक्शनलेस रहती है तो उस सिचुएशन में पुली के दोनों साइड पे जो रोप आ रही है हमारी, उसमें टेंशन सेम रहेगी, यानी कि ये भी T1 होगा और ये भी T1 होगा। और अगर ये मासलेस और फ्रिक्शनलेस नहीं होती फिर दोनों साइड पे टेंशन डिफरेंट होती। यहाँ पे टेंशन T1 होती, यहाँ पे टेंशन T2 होती, दोनों साइड पे टेंशन डिफरेंट होती। वो एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। आपने कभी देखा हो, कभी आप आटा चक्की में गए हों तो वहाँ पे कि आपने बेल्ट ड्राइव देखा हो। बेल्ट ड्राइव होता है कि जब हम एक चीज़ मोटर से हम सप्लाई लेते हैं, मोटर का जो टर्निंग पार्ट होता है वो लेते हैं और उसको किसी और चीज़ को देते हैं, तो इसके ऊपर आप देखो ऐसे बेल्ट ड्राइव कहा जाता है। इसको बेल्ट लगी होती है, एक पहिया घूम रहा होता है पीछे, उसके ऊपर से बेल्ट होते हुए आगे चली जाती है, तो वैसे रोटेट करता है वो, तो ये बेल्ट ड्राइव बोलते हैं। तो ये जो बेल्ट ड्राइव वाला केस होता है हमारा, इस केस में आपने देखा होगा कि ये जो यहाँ पे अगर ये ढीली हो जाती है तो फिर वो मोटर का अंदर वाला पार्ट घूमता रहेगा लेकिन बेल्ट चलती नहीं है। तो वो जो केस होता है जब वो ढीली हो जाती है वो फ्रिक्शनलेस वाला केस होता है। उसी में टेंशन क्या रहेगी, दोनों तरफ सेम। आम तौर पे आपने देखा होगा जब वो घूम रहा होता है तो उसकी एक तरफ खिंचाव होता है। जैसे अगर ये ऐसे घूमेगा, रोटेट अगर ये यूं कर रहा होगा तो इसका ऊपर वाले हिस्से पे एक स्ट्रेचिंग पड़ रही होगी, खिंचाव पड़ रहा होगा, और नीचे वाला हिस्सा थोड़ा स्लैक पड़ जाता है, ढीला पड़ जाता है। तो वो वाला केस होता है जब उसके बीच में फ्रिक्शन होता है, यानी कि वो पहिया जो है वो जो बेल्ट के साथ है वो फ्रिक्शन में, यानी कि रगड़ के चलता है, तो वो ऊपर वाले को खिंचाव ज़्यादा डालता है और नीचे वाले पे खिंचाव कम डालता है। आप इसको वैसे ही इमेजिन कर सकते हो कि मान लो अगर ये मेरा हाथ बेल्ट हुआ और ये मेरा व्हील है, अगर ये इसके ऊपर आराम से चला जाएगा, कोई फ्रिक्शन नहीं डालेगा तो नॉर्मल बात है, फिर तो कुछ एक्स्ट्रा फोर्स पे आ ही नहीं रही है। लेकिन वही अगर ये बेल्ट ड्राइव, ये वाला हमारा जो व्हील है, इसे पकड़ के खींच लिया अगर आगे, तो खींचेगा अगर, तो ये इस वाले हिस्से में क्या होगा, मेरे ऊपर वाले मेरे हाथ में क्या आ जाएगी, एक टेंशन एक्स्ट्रा आ जाएगी, तो एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगी जिसको खींचेगी। और वही अगर ये नीचे वाला एक घूम के बेल्ट ऊपर से नीचे भी तो आएगी, तो नीचे वाले में जो व्हील घूमेगा तो ऐसे इफेक्ट डालेगा और उसे क्या करेगा, वो दबाएगा, यानी कि इधर वाले हिस्से को ये
कंप्रेस करेगा और ऊपर वाले को स्ट्रेच करेगा। ऐसा करने से ऊपर वाले में टेंशन अलग आएगी, नीचे टेंशन अलग आएगी। लेकिन तब अगर यहाँ पे फ्रिक्शन हो तो, अगर फ्रिक्शन ना हो तो उस केस में दोनों तरफ टेंशन सेम रहती है। तो अगर आप सिर्फ इस चैप्टर की बात करना चाहते हो तो आपको हर क्वेश्चन में फुली मासलेस फ्रिक्शनलेस मिलेगी ही। अगर वो नहीं भी कह रहे इस चैप्टर को आपको सोल्व करना है तो आपको लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि दूसरा केस आप अभी जानते नहीं हो कैसे डील होता है। तो इसलिए ये बात याद रखना कि आपको इसको ऐसे ही मान के चलना है, पुली क्या है, मासलेस और फ्रिक्शनलेस। और जब तक वो मासलेस फ्रिक्शनलेस है तब तक दोनों तरफ टेंशन क्या होंगी, क्लियर सेम रहेंगी। ठीक, तो एक तरीके से दोनों कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिए। अब देखो टेंशन क्या होती है, जहाँ पे चीज़ बंधी होती है रस्सी उससे अवे लगती है। यहाँ पे रस्सी कहाँ पे थी, पुली को टच कर रही थी तो पुली से अवे लगी। यहाँ पे मास को टच करी तो मास से अवे लगेगी, T1 हो गया। यहाँ पे इस पुली को टच नीचे हो गया और इस पे क्या लगेगी, T1 ऊपर लग जाएगा। अब देखो सोल्व कैसे करते हैं इसको। यहाँ पे आपको एक लेट करना पड़ता है। जो वैसे तो आपको दिख जाएगा जो मास भारी होगा वो नीचे जाएगा, तो जो मास भारी होगा, मैंने मान लिया कि हमारा M2 जो है वो ग्रेटर देन M1 है। अगर ऐसा केस है तो ये M2 कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड, और M1 कहाँ जाएगा, अपवर्ड। तो अब इस तरीके से इसको इमेजिन कर लेते हैं कि ये नीचे गया विद एक्सेलरेशन A, ये ऊपर गया विद एक्सेलरेशन A, दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी। ये दिया जाएगा किस चीज़ से, आपको वहाँ पे एक और कंडीशन दी रहेगी, इनएक्सटेंसिबल। देखो बात क्या होती है कि जब हम न्यूमेरिकल करने लग जाते हैं तो हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। जो थ्योरी वहाँ लिखी होती है, जो इंग्लिश वहाँ पे लिखी होती है, हम उसको इग्नोर कर जाते हैं। जबकि ऐसा नहीं होता, उसमें हर एक वर्ड का एक मीनिंग होता है। जब आपको वो वर्ड का मीनिंग क्लियर हो जाएगा तो ही आप एडवांस के और एम्स के लायक बनते हो। अगर आपको इन सब चीज़ों के मतलब नहीं पता है तो आप एक फॉर्मूलों के बेसिस पे चल रहे हो, वो आप पे कुछ क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। यानी कि आप अगर नीट की बात करो तो आउट ऑफ 180 आप 100 नंबर तक पहुंच सकते हो। उससे ज़्यादा अगर नंबर चाहिएंगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सबका मतलब सीखना पड़ेगा क्या होता है। तो अगर पुली स्ट्रिंग अगर इनएक्सटेंसिबल हो, ये स्ट्रिंग के बारे में रहेगा, मासलेस इनएक्सटेंसिबल। अगर धागा हमारा, स्ट्रिंग हमारा इनएक्सटेंसिबल होता है तो ही दोनों तरफ की एक्सटेंशन क्या आएगी, सेम, क्योंकि वो खींचता नहीं है। कि अगर वो स्ट्रेच नहीं हो तो उसकी लेंथ सेम रहेगी, तो जितना ये नीचे जाएगा उतना इसको ऊपर आना पड़ेगा। तो इससे ए दोनों की क्या हो जाएगी, सेम, अगर वो इनएक्सटेंसिबल है तो। अगर एक्सटेंसिबल दे दिया है तो ये चीज़ मिलेगी आपको एडवांस क्वेश्चंस में कि वो एक्सटेंसिबल है और कितना एक्सटेंड होता है, वो कंडीशन भी आपको बता देंगे, फिर आप उस तरीके से चलोगे। ठीक है, तो अभी तो हम सिंपल बेसिक ले रहे हैं, तो मैंने क्या माना उसको, इनएक्सटेंसिबल है, तो दोनों तरफ ए क्या मान लेंगे हम, सेम मान लेंगे। ऐसे केस के आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, एक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो मैं पहले M2 का FBD बनाता हूँ। तो M2 का FBD में क्या क्या आएगा, M2G कहाँ आएगा, नीचे की तरफ, और साथ में क्या होगा, टेंशन एक T आएगी ऊपर की तरफ, T1, और कुछ इसमें लग रहा है नहीं। तो नेट फोर्स डाउनवर्ड होनी चाहिए, डाउनवर्ड फोर्स बड़ी होनी चाहिए, तभी तो ये नीचे आ रहा है ना। ये अगर फोर्स M2G बड़ी नहीं हुई तो फिर M2 नीचे कैसे आया, तो ये तो नीचे आया, तो इसका मतलब M2G बड़ा है। अगर M2G बड़ा है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, M2G माइनस T1, क्योंकि ये नीचे थी और वो ऊपर थी तो अपोजिट डायरेक्शन होगी, वहाँ से माइनस हो गया। और इसको न्यूटन कहता है कि ये M इंटू ए के बराबर होना चाहिए, क्योंकि न्यूटन का सेकेंड लॉ है, नेट फोर्स इज इक्वल टू M इंटू ए। क्लियर पॉइंट। अब देखते हैं दूसरे का FBD। देखो इसमें क्या परेशानी है हमें, M2 तो वो हमको देंगे कितना मास है दूसरा, और M1 दोनों देंगे, तो हमको M2 तो पता है, G हमको मालूम है, लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास दो वेरिएबल और हैं। हमें एक्सेलरेशन नहीं पता कितनी है और टेंशन भी नहीं पता कितनी है, यही हमको पता करना रहता है क्वेश्चन में। तो कुछ बुक में आता है डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा रहता है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला पे मेरे हिसाब से किसी भी चीज़ का याद मत करना, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। तो T1 और A हमको नहीं मालूम, T1 हमको A और नहीं मालूम, तो इक्वेशन एक है, वेरिएबल दो हैं। तो अगर ऐसा केस है हमको इक्वेशन और ढूंढनी पड़ेगी, तभी हम उसमें कुछ कर सकते हैं। और लॉज ऑफ मोशन में इक्वेशन किसी मास के ऊपर ही बनती है। तो हम यहाँ पे कौन सा मास है हमारे पास, एक और मास है, कौन सा, M2। तो हम इसके ऊपर एक और इक्वेशन बना सकते हैं, या किसी मास पे बनेगी या किसी कंस्ट्रेंट पे बनेगी। जैसे ये चीज़ें कंस्ट्रेंट हैं, ठीक है, तो समझाऊंगा इसके बाद आगे भी, क्योंकि एक और मैथड आता है कंस्ट्रेंट मैथड, उसको बोलते हैं। तो अगर मैं इसका सेकंड का डायग्राम बनाऊं तो वो M1 नीचे आ गया, इस पर क्या बनेगी, M1G नीचे की तरफ फोर्स होगी, और T1 इस पर भी अपवर्ड होगी। तो FBD देखने में इसका कैसा लग रहा है, लेकिन ये वाला कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो अगर ये ऊपर जा रहा है इसका मतलब इसकी T1 बड़ी है। अगर T1 बड़ा है तो T1 माइनस M1G, ये क्या बन गई हमारे पास, नेट फोर्स इस बॉडी बन गई। और ये भी किसके बराबर होगी, M1 इंटू ए के बराबर, क्योंकि न्यूटन यही कहता है कि नेट फोर्स इज इक्वल टू M इंटू ए। तो ये ऊपर गया तो इसलिए T1 बड़ा हुआ, तो T1 में से मैंने M1G को माइनस किया। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब आपको अगर इन दोनों को ऐड कर दोगे आप तो T1 से T1 कट जाएगा, और कंडीशन बनेगी M2 माइनस M1 इंटू G इज इक्वल टू M2 प्लस M1 इंटू ए। और यहाँ से आपको A मिल जाएगा, वो कितना आएगा, M2 माइनस M1 इंटू G
अपॉन m2 प्लस m1। और आप कंडीशन चेक भी कर सकते हो कि मान लो अगर दोनों मास एक जैसे होते, दोनों ही मास सेम होते, तो फिर तो नहीं चलता ना, ये ए कितनी आती, 0 आती। आप दोनों को सेम पुट करके देखो, ए 0 आ जाएगा, यानी कंडीशन क्या आई है, सही। और इसको आप अगर वापस पुट कर दोगे T1 में तो आपको T की कंडीशन मिल जाएगी। मैं निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ, आप खुद ट्राई कर सकते हो, उसको निकाल देना। आपको फॉर्मूले याद नहीं करना, फॉर्मूला ये याद करना है, सिर्फ तरीका सीखना है कि मैंने इसको कैलकुलेट किया कैसे। ठीक है, तो ये था हमारा पुली मास प्रॉब्लम के बारे में। अब इस पर कुछ नकल करेंगे, इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।